दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं श्याम आपको अपने YouTube चैनल रेलवे स्टडी बिल्डिंग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे भाई। जितने बड़े भाई रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट होंगे, एनटीपीसी वाले होंगे या किसी भी अदर एग्जाम जैसे एएलपी टेक्नीशियन किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई जितने बहुत से भाई मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी मेडिकल वाली। तो भाई जो कैसे भाई ग्रुप डी में मेडिकल कैसे होता है, पीटी कैसे होता है, और ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद आपका जो भी आपका प्रोसेस होता है, मेडिकल कैसे होता है, सब कुछ उस वीडियो में बताया था भाई। काफ़ी अच्छों का मतलब काफ़ी भाई ने वीडियो देखी और उसमें रिस्पॉन्स मिला है। और उस वीडियो में भाई बहुत से भाई का बस एक ही कमेंट आता था मैक्सिमम उस वीडियो में। नहीं यार, इंस्टाग्राम टेलीग्राम, मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है भाई। पर्सनल भाई मेरे पे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, पर्सनल इंस्टाग्राम पर भाई बहुत से भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, तो भाई ग्रुप डी की जीके की तैयारी कैसे करें, ग्रुप डी में साइंस की तैयारी करें, ग्रुप डी की रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, और भाई मैथ की तैयारी कैसे करें, और भाई टाइम टेबल कैसे बनाएं। मतलब बहुत सारे इस तरह के वीडियो आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे अलग अलग तरह से। एक भाई ने तो मुझे पर्सनल बड़ा मैसेज करके भेजा था कि भाई हम आगे कि भाई हम मैथ रीजनिंग साइंस की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे पीछे का पढ़ने के बाद आगे का पढ़ते तो हम पीछे का भूल जाते हैं। तो भाई हम कैसे पढ़ें, मैथ बहुत हार्ड है, कैसे करें, मैथ मेरा अच्छे से नहीं हो रहा, रीजनिंग अच्छे से नहीं हो रहा, कैसे मैं टाइम टेबल बनाऊँ या कैसे मैं पढ़ाई करूँ। तो भाई सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा मैं। देखो भाई इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो आपको मैथ की तैयारी कैसे करनी है, रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, साइंस की तैयारी कैसे करनी है, और साथ साथ आपको टाइम टेबल कब कैसे बनाना है। और एक और बता रहा हूँ भाई, आपको ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा मैं ये भी आपको बताऊँगा पर्सनल। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा भाई आपको ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। अब आपको ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो भाई आपको पता है एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है भाई। 5 जून से 23 जून तक एनटीपीसी का एग्जाम है, यानी 5 जून से 23 जून तक एनटीपीसी का एग्जाम। तो यानी इस महीने तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट वालों का एनटीपीसी का एग्जाम होगा, यानी कि वही अगर 4 से 5 दिन आगे बढ़ा देते हो, यानी कि जुलाई में भी अगर आपका अंडर ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी एग्जाम होगा तो जुलाई पूरा महीना चलेगा, 23 से 24 जुलाई, यानी जुलाई में भी आपका एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में जाकर कुछ एसएससी के एग्ज़ाम हैं जो आप भी जानते हो, जैसे एएलपी का साइको होगा। एएलपी का साइको होने के बाद कुछ मतलब एग्ज़ाम भी है एसएससी के एग्ज़ाम होने के बाद अगस्त में आपको एसएससी का कुछ एग्ज़ाम होंगे, वो क्लियर करेगा। यानी कि मैं बात करूँ तो यानी कि 3 महीने आपके पास, अभी 3 महीने एग्ज़ाम नहीं है। पर्सनली बता रहा हूँ भाई 3 महीने एग्ज़ाम नहीं है, किसी से आप कहीं भी देख लेना, 3 महीने आपका अभी एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद जैसे आपको जून जुलाई अगस्त नहीं है, सितंबर में जाके आपका डेट आएगा। तो सितंबर में या तो 15 सितंबर से एग्ज़ाम हो जाए या अक्टूबर में सितंबर हो जाए। यानी कि मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ सितंबर से अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने की चांस है भाई। अब आप कहोगे भाई देखो मैंने पहले भी कमेंट करके बताया है, सितंबर से अक्टूबर इसी महीने में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा भाई, पक्का। अब आप कहोगे भाई इतना लंबा एग्ज़ाम क्यों, मतलब इतनी देर में एग्ज़ाम क्यों होगा, इतनी लेट होगा। तो इसमें एक रूल होता है भाई, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो उन एसएससी को पहले करवाने पड़ते हैं। यानी कि जैसे आपको पता है अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, फिर एएलपी का साइको होगा, फिर उसके बाद कुछ अदर एग्ज़ाम भी है वो हो जाएंगे। तो आपको अक्टूबर में मैक्सिमम ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा भाई, मैंने आपको बता दिया अक्टूबर में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। अब बहुत से भाई कह रहे थे कि भाई कि साइंस की तैयारी कैसे करें, मैथ की तैयारी कैसे करें, और रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, सबसे पहले ग्रुप डी में मैथ और रीजनिंग के बारे में बता रहा हूँ। जो भाई अच्छी तरह से तैयारी करके हुआ है, मतलब जो अच्छी करे, मतलब उसका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, और फिर भी वो सोचता है कि भाई और अच्छी करने के लिए तो बताएं, या फिर जो भाई बिल्कुल मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल कमज़ोर है, वो चाहता है कि भाई मैं कैसे आगे अच्छी तरह तैयारी करूँ। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको सबसे, अगर आप मैथ में कमज़ोर हो, रीजनिंग में कमज़ोर हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले बेसिक क्लियर करो। किसी भी एक टीचर से पढ़ो। देखो इस YouTube चैनल से पढ़ लो, उस YouTube चैनल से पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ आप उस YouTube चैनल से पढ़ें। आपको कौन सा टीचर पसंद है, किस टीचर से आप पढ़ते हो, आप उस टीचर से पढ़ो। देखो सब टीचर है ना, सब अच्छा पढ़ाते हैं और सब YouTube चैनल पर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का, मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ाने का अंदाज़ अलग अलग होता है। कोई मतलब किसी भाई का, मतलब किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होता है, किसी टीचर का पढ़ाने का कुछ अंदाज, मतलब कुछ तरीका अलग होता है। तो सभी टीचर पढ़ाते अलग, मतलब सब अच्छा है, लेकिन पढ़ाते कुछ अलग अलग तरीके से हैं। तो आपको किस टीचर से पढ़ना है, आपको उस टीचर से पढ़ना है जिसको आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है। समझ रहे हो? मैं कहने लगूँ भाई इस टीचर से पढ़ लो और आपको समझ में नहीं आया उस टीचर का पढ़ा हुआ है, तो भाई क्या फ़ायदा। बहुत सारे टीचर हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो यार, लेकिन पढ़े उससे जिससे आपको समझ में आता है।
ठीक है। MD क्लासेस हैं, एग्जाम पूरे RWA आदित्य रंजन सर हैं, मैथ के अभिनंदन सर हैं अड्डा के, और भाई और बहुत सारे, मतलब इतने टीचर हैं यार, नाम आप जानते हो, बहुत यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर भरमार है, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। मैथ रीजनिंग पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आप बेसिक क्लियर करो, किसी भी एक टीचर से मैथ पढ़ना है, और जो रीजनिंग पढ़ाता है उससे रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग रीजनिंग नहीं पढ़ना कि इस टीचर से मैं ये रीजनिंग पढ़ेगा, वो उस टीचर से ये रीजनिंग पढ़ूंगा, वही एक टीचर से पढ़ना है मैथ और एक टीचर से पढ़ना है रीजनिंग, यानी कि अलग अलग, ठीक है। आप जब मैथ और रीजनिंग बेसिक क्लियर कर लोगे तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है भाई, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो जितनी करो। सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है, मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक क्लियर करने के बाद ही आपको प्रैक्टिस करना है भाई, प्रैक्टिस करना है बेसिक क्लियर करने के बाद। और बेसिक कैसे क्लियर करोगे भाई, अभी आपके 4 से 5 महीने हैं, अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, अभी तैयारी कर सकते हो। और जो से बहुत से भाई ये कह रहे हैं ना, ये सोचते होंगे भाई अभी बेसिक क्लियर करने का टाइम है या नहीं है, क्या करें। 4 महीने हैं, 2 महीने में भी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, फिर भी आपको 1 महीने प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है। वो उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल भाई अभी कमज़ोर हैं, और जो अच्छी तरह है मैथ रीजनिंग जिनका अच्छा है, वो प्रैक्टिस अभी से ही करने लगे, वो अभी से प्रैक्टिस करें जितना, और प्रैक्टिस बुक से करें। एक बुक ले लें, बुक से सवाल निकालें मैथ रीजनिंग का, ऑनलाइन पढ़ें सिर्फ 5 से 6 घंटे, लेकिन बुक से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि भाई मैं फिर कह रहा हूँ बुक से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। और भाई अब मैं बता रहा हूँ आपको साइंस के लिए, साइंस के लिए बता रहा हूँ। साइंस देखो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट है, और तीनों सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको उसी टीचर से पढ़ना है जिस टीचर से आपको समझ में आता है पढ़ना। मैं फिर वही कहूँगा, क्योंकि भाई मैं ये नहीं कहता आप इस टीचर से पढ़ो, लेकिन अब भी साइंस मैथ मतलब साइंस ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भाई। साइंस जरूर नहीं आपकी 25 नंबर की आएगी भाई, 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है भाई। तो साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस भाई। साइंस आप पढ़ो तो साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो साइंस आपको क्या करना है, किसी भी एक टीचर से पढ़ना है। और साइंस भाई देखो, 9th और 10th की NCERT बुक ले लो, उससे आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और एक टीचर से पढ़ सकते हो, जैसे आप नीरज सर से पढ़ सकते हो यूट्यूब पर, या उनका कोर्स भी ले सकते हो और कोर्स लेना चाहते हो। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल कमज़ोर है भाई, जो साइंस में कमज़ोर है ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कोर्स के लिए। और जो ये चाहता मैं कोर्स, भाई देखो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप कोर्स लो ऑनलाइन लो मत, भाई मैं कहता हूँ यूट्यूब पर भरमा आ रहा है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, फ्री पढ़ सकते हो, मत लो कोर्स यार। लेकिन मैं पढ़ने का टाइम देखो, जैसे मैं पढ़ा था, मैं अपनी तारीफ बता रहा हूँ भाई। मैंने क्या किया था, मैंने बेसिक क्लियर किया था, मैथ और रीजनिंग बेसिक क्लियर करा था। उसके बाद मैंने RS अग्रवाल मैथ बुक ली थी और रीजनिंग बुक ली, उसी से मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी। मैंने 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करी थी। मतलब क्वेश्चन निकालना, पहले संख्या पत्ती से क्वेश्चन निकालिए, फिर उसके LCM के क्वेश्चन निकालिए, फिर उसके दशमलव भिन्न के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन निकाल दिए। मतलब इस तरह पूरे टॉपिक मतलब टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन निकाला करता था भाई मैं। तो ये प्रैक्टिस होती है। रीजनिंग के भी इसी तरह मैं मतलब प्रैक्टिस करता था। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको इतना ही ज़्यादा समझ में आएगा और इतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। इस प्रैक्टिस ही सिलेक्शन का रामबाण है। किसी से पूछ लेना भाई, प्रैक्टिस ही सिलेक्शन का रामबाण है। पढ़ने को आप कितना ही भी पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ आप आज बैच ले रहे हो, आज बैच लेने के बाद कल फिर बैच लोगे, कल MTS की वैकेंसी आ जाएंगी, कल को फिर मैथ रीजनिंग के लिए MTS के लिए वो लोगे भाई बैच, फिर आपको फिर दोबारा ग्रुप डी की RPF की वैकेंसी आएगी, ग्रुप RPF के लिए बैच लोगे। आप ऐसा क्यों करोगे भाई, एक बार बैच लो, एक बार बैच लेने के लिए बेसिक क्लियर कर लो, मैथ रीजनिंग उसी में क्लियर हो जाएगा, दोबारा मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, दोबारा रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, दोबारा साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी। कुछ GK GS होगा वो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या, बेसिक क्लियर करो और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो भाई, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो और बेसिक क्लियर करो। मैं फिर कहता हूँ, जो भाई ये सोचता है ना कि मैं कमज़ोर हूँ भाई, मेरे ग्रुप डी नहीं निकलेगा, मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कमज़ोर है ना, जो कमज़ोर है भाई, वो 3 से 4 महीने की तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम निकाल देते हैं। और जो अच्छी होशियार होते हैं ना, जो अपने आप को होशियार समझते हैं कि मैं तो एग्ज़ाम निकाल दूंगा, मैं तैयारी क्या करूँगा, एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम डेट आने पर तैयारी करूँगा, वो रह जाते हैं भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको साइंस तैयारी करनी है, अभी से ही लग जाओ। और आपको साइंस क्या करना, 9th और 10th की 2 NCERT बुक लेना और किसी भी एक टीचर से बेसिक क्लियर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फिर बस यही प्रैक्टिस का ही रामबाण है भाई। और उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ भाई, देखो आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ मैं, टाइम टेबल आपको सुबह
करंट अफेयर जरूर लेनी है भाई। मेरे कहने से एक बात करो, सुबह आपको गौरव सर की करंट अफेयर जरूर लेनी है, क्योंकि भाई करंट अफेयर का इतना बड़ा रोल होता है कि करंट अफेयर का आपका करंट अफेयर है तो कुछ उसमें स्टैटिक जीके जीएस जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो संग के संग आपको रिपीट करते चलते हैं। तो करंट अफेयर्स की आपको ज़रूर एक क्लास लेनी है सुबह मॉर्निंग में, और क्लास लेने के बाद आपको फिर से क्या करना है, आपको मैथ करना है, फिर रीजनिंग करनी है, टाइम टेबल बनाना है अपना। अपना टाइम टेबल आपको खुद बनाना है, लेकिन मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। आपको सुबह आपको करंट लेनी है, करंट अफेयर्स के बाद आपको 2 घंटे आपको मैथ लेना है। अब टाइम टेबल आपको बनाना है कब आपको मैथ लेना है, कब आपको रीजनिंग लेना है, क्योंकि भाई अलग अलग सबका काम होता है। उसके बाद आपको रीजनिंग लेनी है, फिर उसके बाद आपको साइंस लेना है। और रात को बता रहा हूँ भाई, आपको 7 बजे के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस करना है 7 बजे के बाद। प्रैक्टिस ही रामबाण है सिलेक्शन का। जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। और एक बात और, तैयारी ये मत सोचो कि 4 महीने हैं भाई, यार मैं कह रहा हूँ पता भी नहीं पड़ता कब महीने निकल जाएंगे यार। जो होशियार अपने आप को समझ रहा होगा भाई कि मैं अभी तक मेरे पे सब कुछ आता है भाई, तो भाई देखो ये मत समझो, जो कमज़ोर है ना वो भाई आगे निकल जाता है पढ़ने में, आप भी जानते हो। तो प्रैक्टिस आप भी करते रहो, आप भी प्रैक्टिस करते रहो बार बार। और जिसकी अच्छी तैयारी है, साइंस मैथ रीजनिंग सब कुछ अच्छा क्लियर है, वो मॉक टेस्ट लगाएं। मैं आपको बता रहा हूँ वो मॉक टेस्ट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जिनकी अच्छी तरह तैयारी नहीं है, जिनका अच्छा साइंस मैथ रीजनिंग नहीं है, वो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहले बेसिक क्लियर करें, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट ज़्यादा एकदम नहीं लगाएं, ठीक है। और भाई और भी कोई कमेंट हो, कोई भी आपको अगर क्वेश्चन पूछना हो, कि मैंने बता दिया ग्रुप भाई देखो यार सबसे ज़्यादा एग्जाम, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर भाई ने यही पूछा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, यूट्यूब पर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, टेलीग्राम पर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। अक्टूबर में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, सितंबर अक्टूबर में, अभी नहीं है, आपके पास 3 से 4 महीने हैं, ठीक है। और कोई भी आपका क्यूरीज क्वेश्चन हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो हमसे टेलीग्राम से बात करो भाई, मैं आपको हेल्प करूँगा। मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम से हमसे हाई लिख के भेजो, मैं आपको हेलो लिख के भेज दूँगा। उधर से आपको क्वेश्चन भेज देना है। मैं आपको रात में, आपको देखो मुझे भी पढ़ना होता है, मुझे भी टाइम नहीं मिल सकता, खाना बनाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं ड्यूटी जाता हूँ, फिर आता हूँ, तो यार सब कुछ देखना पड़ता है। आपका जो कमेंट का जो रिप्लाई है मैं शाम को दे पाता हूँ भाई, ठीक है। तो इसलिए आप कमेंट कर देना और फॉलो कर लेना हमको, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। तो कुछ भी पूछना तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा भाई, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और भाई जीके जीएस के लिए बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा स्पीड एक लूसेंट बुक ले लेना है जीके जीएस के लिए, बस उसी से आपको बेसिक क्लियर कर लेना ज़्यादा, और करंट अफेयर पढ़ते रहना बस, और उसी में हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।